घर्षण चार्ज से ही चालू हुआ था, फ्रिक्शनल चार्ज से। कि देखे सूखा बाल है, कंघी किए, नल चालू के पास में लेके पानी को खींच दिया, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठाने लग गया। तो चार्ज के बारे में जिसको श्रेय दिया जाता है, वास्तव में वो चार्ज का खोजकर्ता नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन उन्होंने गलती किया था जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। कसम खा के बता रहा हूं, अगर उस दिन ये उल्टा हो गया होता, प्रोटॉन को मिल जाता नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को मिल जाता पॉजिटिव, तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना आज के समय से ज्यादा सरल होता। चालू करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको चार्ज से, और ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ध्यान से सुनिए कैसे। चार्ज क्या होता है? चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चार्ज जो है, आवेश जो है, कोई वस्तु नहीं है। वस्तु के पास जो गुण है उसका नाम है चार्ज। कैसा गुण है? जिससे वो दूसरे वस्तुओं पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी में दोनों प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबक में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण। मात्र आकर्षण का बल होता है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो अगर हम चालू करें आवेश से, ध्यान से समझते रहिए। आवेश का मतलब है कि वस्तु के पास कुछ ऐसा गुण आ गया है जिसके वजह से वो विद्युत बल लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि फोर्स आ गया? सबसे शुरुआत में घर्षण चार्ज से ही चालू हुआ था, फ्रिक्शनल चार्ज से। कि देखे सूखा बाल है, कंघी किए, नल चालू के पास में लेके पानी को खींच दिया, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठाने लग गया। तो चार्ज के बारे में जिसको श्रेय दिया जाता है, वास्तव में वो चार्ज का खोजकर्ता नहीं है। आज के डेट में जब बोला जाए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया दो प्रकार के आवेश को, कि धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले किसी को चार्ज समझ में नहीं आया था? आया था। उससे पहले थेल्स को भी आया था। थेल्स से 200 साल पहले और किसी को आया था। पर श्रेय उसको दिया जाता है जो अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। अब थेल्स, जहां थेल्स ने इस चीज को देखा था, उस एरिया में क्या पढ़ रहे होंगे पता है? चार्ज का खोज, आवेश का खोज थेल्स ने किया है। हम तक थेल्स बात अपनी नहीं पहुंचा पाया। बहुत दिनों बाद पता चला कि ये बेचारा तो इससे 300 साल पहले खोज कर लिया था। तो हम श्रेय किसको देते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन उन्होंने गलती किया था जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। कैसे? उसने क्या किया, दो एबोनाइट का रॉड लिया और दोनों को ऊन के कपड़े से रगड़ दिया और दोनों को पास लाया तो प्रतिकर्षण हुआ। फिर 2 प्लास्टिक का रॉड लिया, दोनों को रेशम कपड़े से रगड़ दिया, फिर क्या हो गया? दोनों प्रतिकर्षित हो गया। दोनों एबोनाइट के रॉड हैं, दोनों को ऊन से रगड़ा गया है, दोनों में समान आवेश आया होगा, क्योंकि दोनों में सब चीज सेम है ना, दोनों ही एबोनाइट का है, दोनों को ही ऊन से कपड़े से रगड़ा गया है। तो समझ गया कि समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब 2 प्लास्टिक रॉड लिया, दोनों को किससे रगड़ा है? ये रेशम के कपड़े से। तो दोनों में तो समान ही आवेश आएगा ना, क्योंकि दोनों प्लास्टिक है, दोनों को रेशम के कपड़े से। लेकिन एक रॉड इधर से निकाला, एक रॉड इधर से निकाला, चिपक गया। ठीक? तो समझ गया ये दोनों में समान आवेश है, ये दोनों में समान आवेश है, लेकिन ये दोनों में समान आवेश नहीं है। ये दोनों आपस में समान थे, प्रतिकर्षित। ये दोनों में आपस में समान थे, प्रतिकर्षित। लेकिन एक इसका क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। इसका मतलब एक में दोनों पॉजिटिव है और एक में दोनों। उसने बोला इसको पॉजिटिव कहूंगा, इसको नेगेटिव कहूंगा। कोई लॉजिक नहीं, समझ रहे हैं? जब उसने ये बोला तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, तो ऐसे ही करके बोला होगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को मिल गया ऋणात्मक और प्रोटॉन को मिल गया धनात्मक। कसम खा के बता रहा हूं, अगर उस दिन ये उल्टा हो गया होता, प्रोटॉन को मिल जाता नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को मिल जाता पॉजिटिव, तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना आज के समय से ज्यादा सरल होता। लेकिन उसमें अब बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु के पास ऐसा गुण आ गया है जिसकी वजह से वो विद्युत बल लगाना चालू कर दिया है। ठीक है? या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करना चालू कर दिया है। तो ये आवेश जो है वो वस्तु नहीं, वस्तु के पास जो गुण है उसको क्या कर रहे हैं? आवेश कर रहे हैं। और वस्तु को कहेंगे आवेशित कण, चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका यूनिट जो होता है चार्ज का, यूनिट होता है क्या? कूलम। ठीक है? और ये अदिश राशि है। इसके पास गुण होते हैं कौन कौन से? जो मुख्य गुण होते हैं, पहला है योज्यता का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा है संरक्षण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। और तीसरा है क्वांटीकरण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है? पहला आपको नहीं भी बोला जाता तो भी आप समझ जाते, जो पहला गुण है। ये कोई सिस्टम है, निकाय है। निकाय का मतलब क्या होता है? स्पेस अंडर ऑब्जर्वेशन। जितने भाग का हम अवलोकन कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या है? निकाय है। अगर हम इसी रूम का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये रूम हमारे लिए क्या हो जाएगा? निकाय हो जाएगा। वो क्या बोलता है कि किसी निकाय में कुल आवेश
उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अलजेब्रिक समेशन के बराबर का मतलब है जो प्लस है उसको प्लस लेंगे, जो माइनस है उसको माइनस लेंगे, उनके चिन्ह के साथ जोड़ने को बीजगणितीय योग कहते हैं। मान लीजिए यहाँ +5 कूलम है और -4 कूलम है, तो मैं कुल आवेश क्या बताऊंगा, +1 कूलम। ठीक है, चार्ज को Q से दिखाया जाता है, ये है जो कि सामान्य है, अगर नहीं भी बताया जाता तो भी आप जानते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी में है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बताना। दूसरा क्या बोलता है, किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम ना बाहर कुछ जा सकता है ना बाहर से कुछ आ सकता है। संरक्षित या कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन संरक्षण का मतलब क्या है, कंजर्वेशन क्या केवल एनर्जी का थोड़ा ना होता है। कंजर्वेशन यहाँ हम किसका कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, चार्ज का। चार्ज कंजर्वेशन मोमेंटम का भी होता है, केवल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ऐसा नहीं है। हाँ ये सही है कि पूरे होल यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब कांस्टेंट है, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है लेकिन कुल कांस्टेंट है। एग्जांपल, आइसोलेटेड मतलब बाहर से कुछ ले नहीं सकता, बाहर कुछ दे नहीं सकता, तो कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं। मान लीजिए जितने लोग आप बैठे हैं, आपको रूम को लॉक कर दिया जाए और बाहर से पैसे का सप्लाई बंद कर दिया जाए, अब आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। हम सब मिला के जितने पैसे हैं वो मार पीट के एक दूसरे से छीन लिए भले, लेकिन कुल राशि तो उतना ही होगा ना। किसी के पास कम था, ये जैसे इसके पास सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा ऐसा हो सकता है, लेकिन कुल राशि कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या बोल रहा है, देखिए इस बात को, +5 कूलम और -4 कूलम था, अगर मैं किसी तरीके से इसको +7 कूलम बना दिया तो उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल -6 कूलम। पहले भी दोनों का योग धनात्मक 1 था, तो अभी भी दोनों का योग, वैसे भी बाहर से कुछ आया नहीं है, तो ये 1 कूलम लाया हो, कहां से लाया है, इसी -4 से तो लाया है। -4 से एक और ले लिया तो कितना बन गया हो, -5। ठीक है, अब -5 से एक और ले लेगा तो क्या बन जाएगा, -6। तो इसके पास अंतर है 2 का, मतलब +2 कूलम इसको कहीं से मिला है, और कहीं से कहां, बाहर से कुछ आ नहीं सकता, तो अंदर जो था -4 वो कहां बन गया, -6 में कन्वर्ट हो गया। तो ये है कंजर्वेशन का मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा है क्वांटीकरण। क्वांटी का मतलब होता है मात्रा। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा बताएगा ये आवेश का, किसी भी निकाय के आवेश का क्या बताएगा, मात्रा। मैं आप लोग में से किसी के पास पूछ लो कितना पैसा है, मैं बता दूंगा, लेकिन अकाउंट वाला नहीं बताऊंगा भाई। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो पैसे जिसको आप दिखा सकते हैं वो मैं बता दूंगा कि आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं। आप बता सकते हो मेरे पास कितने हैं? हाँ, किसका बताना है बताओ, किसके पास, सब गरीब ही हो क्या? चलो आपके पास बता देते हैं, चलो सबका एक साथ ही बता देता हूँ। आपके पास कुल राशि इतनी है कि नहीं? कोई बोल दिया कि उधारी मुक्त माइनस लिख दूंगा, अब देखो 50 पैसा चलता नहीं है, तो आपके पास फिजिकली जो भी पैसे होंगे भौतिक रूप से वो 1 रुपए के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, पूर्ण गुणज में होगा, क्योंकि सबसे कम क्या चलता है, 1। तो जो भी आपके पास होगा 10, 11, 100, 1,500, 2,000, 1,000 करोड़ जो भी, वो सब 1 रुपए के पूर्णांक गुणज में होंगे। इसका मतलब बात केवल पैसों की नहीं है, बात किसी भी चीज का है, वो जो है अपने आधारित इकाई के पूर्ण गुणज में ही होगा। अब पैसों का आधारित इकाई क्या हो गया, 1 रुपए, इससे कम नहीं चलता। भाई कोई बोल देगा कि 1 दर्जन से कम केला हम नहीं बेचते, तो जो भी खरीदेगा 1 दर्जन के पूर्ण गुणज में 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4, 5, 6 जो भी। वैसे ही आवेश का जो आधारित इकाई होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश से कम आवेश हम नहीं जानते। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को 20 से काट दिया, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो क्या बोलता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश किसके बराबर होगा, प्लस माइनस पूर्णांक गुणित आधारित इकाई, इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस NE। तब देखिए यहां पर जो पूर्णांक है वो जब न्यूमेरिकल करोगे तो n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का काम करेगा। भाई यहां क्या कहेंगे आप कि 1 रुपए के कितने सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। E का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, एक न्यूमेरिकल लिखिए। अभी आपको महसूस हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, समझ रहे क्या? देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो Q दिया है आपको 1 कूलम, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, N का वैल्यू आपको निकालना है, Q इक्वल टू होता है Ne, तो N का वैल्यू हो जाएगा Q/E। ठीक है, अब देखिए N इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है 1,
ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये भी कूलम, यूनिट कट जाएगा, n जो है संख्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर प्लस 19, माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10/16, 5/8 यानी कि 0.625 इंटू 10 पावर 19, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए 6.25 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 18। आप देख रहे हो कितना आवेश है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा करोगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। और आवेश कितना लिए, मात्र 1 कूलम। अब सोचिए इतना संख्या है इलेक्ट्रॉन का 1 कूलम में, तो इमेजिन कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का साइज क्या रहता होगा। बढ़े आगे, देखिए कूलम का नियम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, 2 आवेश है Q1 और Q2, बिंदु आवेश है, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज, या फिर जैसे ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो पॉइंट मास। बिंदु आवेश या बिंदु द्रव्यमान का क्या मतलब होता है इन सबका? क्यों ये बार बार ग्रेविटेशन में बोलता है कि बिंदु आवेश, बिंदु द्रव्यमान, क्यों यहाँ बोलता है कि बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, ऐसा क्यों, क्या है इसमें, क्या होता है पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज? मैग्नीट्यूड ना के बराबर है। जब जैसे ग्रेविटेशन है, हम लगा रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, और मैग्नीट्यूड ना के बराबर हो जाएगा। सुनिए, उसका मतलब होता है कि पहले ऑब्जेक्ट पे बैठिए और दूसरे को देखिए, बिंदु जैसे दिखना चाहिए। दूसरे ऑब्जेक्ट को बैठिए और पहले को देखिए, बिंदु जैसा दिखना चाहिए। मतलब इनके आकार के मुकाबले बीच का दूरी ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या कहूंगा, बिंदु द्रव्यमान, बिंदु आवेश, ऐसा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे पॉइंट को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड माना गया है, उनके आकार के मुकाबले उन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि लगा देते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है भले, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये 2 मास को इतना पास में रख दिए हैं, अब जो अट्रैक्ट नहीं करेगा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो जो नियम है वो लागू नहीं होगा। Gm1 m2/r² जो पढ़ते हैं ना, वो नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि आकार बड़ा है और उसके डिस्टेंस के मुकाबले, तो वहां काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है, मून और अर्थ के बीच लगाया, मून और सन के बीच लगाया, सन और अर्थ के बीच लगाया, ठीक है, या फिर अर्थ और सैटेलाइट के बीच लगाया, तब वो नियम काम कर रहा है। अब 2 पेन को आपस में रख दीजिए, अब बोलेंगे इसमें नियम काम करेगा, तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन वो नियम काम नहीं करेगा। उस मात्रा का बल जो आप निकालोगे वो काम नहीं करेगा, उतना बल नहीं है। तो बोलता है कि दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों को मिला दीजिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2/r², जहां K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0, और ये होता है 9 इंटू 10 पावर 9। अब K का यूनिट देखना चाहते हैं तो r² को इधर भेज दीजिए, Q1 Q2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या जाएगा कूलम स्क्वायर। ये पूरा 1/4πε0 का वैल्यू है। ε0 क्या होता है, निर्वात या फ्री स्पेस का क्या, परमिटिविटी, वैद्युतशीलता, ठीक है। इसका इकाई पूछ दे तो देखो 4π का तो कोई इकाई नहीं होता, जो K का इकाई है उसका उल्टा इकाई किसका होगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, c² में चला जाएगा, न्यूटन -1 में चला जाएगा और मीटर -2 में चला जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। एक शब्द और आता है पैरावैद्युतांक, यानी कि आपका फोर्स कुल मिला किसके बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², समझ गए। लेकिन ये बल कहां है, आप वैद्युतशीलता किसका रखे हैं, निर्वात या वायु का, तो ये बल कहां के लिए वैलिड है, निर्वात या ε0 जब तक लिखा है ये आपको एयर में या वैक्यूम में बल देगा। अगर हाँ किसी मीडियम में रख दिया जाए, इसको डुबा दिया जाए किसी मीडियम में, है ना, अब है माध्यम जिसका वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो वही फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो गया 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2/r²। लेकिन मुझे कभी भी उस माध्यम का वैद्युतशीलता नहीं दिया रहेगा, उसका पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता दिया रहेगा, जो कि किसके बराबर होता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दे या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दे, ये किसके बराबर होता है, माध्यम का वैद्युतशीलता बटे निर्वात का वैद्युतशीलता। तो εr लिख दिए इसको, ये माध्यम का बटे निर्वात का, तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं ε0 εr। अब यहां देखिए बल किसी माध्यम की बात हो रही है, बल किसी माध्यम में बराबर 1/4π
एप्सिलॉन की जगह क्या रखें, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से एप्सिलॉन आर को हटा दूं तो ये तो वही है आगे ना, एप्सिलॉन आर को हटा दो तो ये देखो, इसको हटा दो, ये तो वही है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, बल किसी माध्यम में, बल वायु में बटे उस माध्यम का आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो आपको किसी भी माध्यम में निकालने बोलेगा, किसी दूसरे माध्यम में, तो आप वायु में निकाल दो और उसको भाग दे दो किससे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता से। ये दिया रहेगा, लेकिन आपको कुछ का याद होना चाहिए। जैसे एप्सिलॉन आर जो है जल का होता है 80, धातु का होता है अनंत। तो यहां से देखिए आप, बल जल में बराबर बल वायु में बटे 80, यही होगा। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बल जल में बल वायु में, उसका एप्सिलॉन आर कितना है 80, मतलब जल में वो 80 गुना कम बल महसूस करेगा। अब देखिए यहां क्या मजा आ जाएगा, बल धातु में बराबर बल वायु में बटे इंफिनिटी, क्या आ गया सुनिए, सबसे ज्यादा बल ये महसूस निर्वात या वायु में ही कर रहा है, क्योंकि किसी माध्यम का जो वैद्युतशीलता है उसमें सबसे आसान क्या हो जा रहा है। अब देखो मैं इसका मतलब समझाता हूं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र को चलने में उस मीडियम में कितनी तकलीफें आई हैं। 80 यूनिट का तकलीफ आया है तो 80 गुना कम बल महसूस करेगा। अनंत तकलीफ है, चल ही नहीं पाया, समझ रहे हैं ना, अनंत तकलीफ है, चल ही नहीं पाया। भाई एक बात बताइए, यहां एक आवेश रखा है, अब यहां एक आवेश रखा है, मान लेते हैं कि दोनों समान हैं तो प्रतिकर्षित करेगा। इसको कैसे पता चला कि इसको मुझे प्रतिकर्षित करना है। एक आवेश को रायपुर में रख दो, एक को जेब में, ऐसे कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब हर एक आवेश का एक रेंज होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा है आवेश तब इसको सेंस कर पाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र चलकर उस तक पहुंची है और सेंस की है। और अगर चल ही नहीं पाई तो पता ही नहीं चलेगा, बाजू में भले रहे आगे ना। तो इसमें चल ही नहीं पाया है तो इसके बाजू में भी आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र तो चल ही नहीं पाया है। और ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र कभी धातु को पार नहीं कर पाती है। यही वजह है कि आप लिफ्ट में रहोगे और लोहे का चारों तरफ से है 5 में से 4 टावर गायब, और एयर टाइट कर दिया जाए तो पूरा पूरा गायब। इसलिए आजकल कैसे किया जाता है, लिफ्ट के एक आध दो तरफ को कांच का रखा जाता है। तो आपका जो मोबाइल का सिग्नल है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें से वैद्युत क्षेत्र पार नहीं कर पाएगा मेटल को। खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसी को बोलते हैं वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो खोखले चालक के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दो। क्यों बोला जाता है कि बिजली कड़क रही है, तड़क रही है, तब आप ट्रेवल कर रहे हो उस समय बंद कार में चारों तरफ सब बंद करके रखना सुरक्षित है एज कंपेयर टू कोई दूसरा जगह, क्योंकि वो बंद चालक जैसे काम कर रहा है। बाहर से जो चार्ज आएगा उसके सरफेस में रहेगा, अंदर वाले को पता नहीं चलेगा, और उसको तुरंत अर्थिंग, भाई ऐसा पानी गिर रहा है तो पूरा टायर वायर भीगा होगा, तुरंत उसको अर्थिंग मिलेगा और कहाँ चल जाएगा। बरसात के दिन में या बहुत दूर से लंबा गाड़ी चला के आए हैं, गाड़ी से जब आप बाहर निकलेंगे कभी भी हाथ से टच करके दरवाजा मत बंद करिए, सड़ाक से एक आध बार मारेगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। हाँ, जान लेने लायक गर्मी के दिन में नहीं मार सकता, और 4-5 बार धोखा खाया हूं। लंबा गाड़ी चला है, उसके बाद हीरो टाइप उतरे, बंद कर दिए, अब उसको तो एक आध सेकंड ले देख चाहिए, उतने सड़ाक से कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो एक आध सेकंड के लिए कभी कभी क्या होता है, बहुत जंप से देता है बत्ती, तो इसलिए क्या करते हैं, हैंडल पे हम इंसुलेटर लगवा देते हैं, ठीक है। वो चार्ज हुआ फ्रिक्शन की वजह से। अब मान ले जाए बिजली कड़क रही तड़क रही तो खतरा इसलिए थोड़ा कम होता है कि पूरा भीगा रहता है तो उसको बहुत जल्दी क्या मिल जाता है, हाँ, और आप कार से उतरे उसको नहीं मिला रहा तो आप देने वाले हैं, ठीक है, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि YouTube में बिल्कुल इसका वीडियो मिल जाएगा कि एकदम शर्ट से कार के ऊपर बिजली गिरा है और कार के अंदर जो बैठा है उसको पता ही नहीं चला है। लेकिन एकदम ऐसा हो गया कि नहीं सर, गाज ही गिर गया तब, तो फिर कार के अंदर रहो चाहे कहीं भी रहो, जाना एकदम तय है ना। आपको पता होगा 3 तरीके का बिजली होता है। बिजली कड़कना जो होता है ना, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, वो 3 तरीके का। इंट्रा क्लाउड, क्लाउड के अंदर ही, बादल के अंदर ही, ये आप तक पहुंचने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बैठ के ऐसे देखते रहो, ठीक। दूसरा इंटर क्लाउड, 2 क्लाउड के बीच में, ये भी आप तक कभी पहुंचने वाला नहीं है, खतरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड। 30,000 एम्पियर, 2 एम्पियर में तो हम खसक ले रहे हैं,
30,000 एम्पियर। और उसका टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है? सूर्य के टेम्परेचर से 6 गुना। एक बात बताओ, इतना आवाज क्यों करता है? तेल को फुल उबालो, एकदम धुआं मारने रहा, पानी डालो सड़क से, आवाज आएगा कि नहीं आएगा? अब 30,000 एम्पियर का करंट है तो इतना हीट जनरेट हुआ, मौसम में पूरा पानी है। तो वैसे ही है वो कि आपने तेल में क्या डाल दिया है? पानी डाल दिया। कितने देर के लिए बिजली कड़कता है आपको पता है? वो क्लाउड टू ग्राउंड जो रहता है, अगर वो 1 सेकंड होता तो जला के राख कर दिया तो पूरा पृथ्वी को, 1 सेकंड के लिए भी होता तो उसका ड्यूरेशन ये होता है 0.05 सेकंड। 1 सेकंड तक कोई सूर्य से 5 गुना 6 गुना ज्यादा टेम्परेचर बियर कर पाएगा? ऐसे 1 सेकंड में सूर्य में उछल के कूद जाओ, तुरंत गायब हो जाओगे, सबूत भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि अंतिम संस्कार कर देंगे बाद में घर वाले, सबूत भी नहीं मिलेगा। भाई उस टेम्परेचर का होता है बिजली कड़कना, है ना? इसलिए आपको बोला जाता है कि कई लोग का आदत होता है कि हाँ मस्त मौसम है, बिजली कड़क रही, खिड़की खोलता हूँ और लगाता हूँ समवन को फोन। उस बिजली को धोखे से पता लग गया, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी ग्राउंड में जाने का खोज रहा है। आपका जो सिग्नल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, समझ रहे हैं? खींच लेगा वो, रिस्क है। ठीक है, खिड़की दरवाजे बंद करके बात करना चाहिए अगर करना ही है तो, ठीक है, लेकिन ये काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, कभी भी ऐसे पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है जो ज्यादा गीला हो। ज्यादा गीला मतलब दूसरे पेड़ के मुकाबले ज्यादा गीला होने का मतलब है उसको चोट देने पर अगर दूध निकलता है तो उसको ज्यादा गीला मानेंगे, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, बहुत जल्दी खींचेगा बिजली को। वैसे तो किसी भी पेड़ के लिए टेम्परेचर से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं 0.05 सेकंड के लिए वो कड़क रहा है और पूरा पेड़ जो भीगा हुआ है उसमें आग लग गया, पूरा पेड़ भीगा उसमें आग ही लग के राख हो गया वो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर रहता होगा, है ना? उसको कोई इतना समय के लिए बियर कर पा ले वो। और वजह क्या है? नीचे तूफान चला है, ऊपर क्लाउड में तूफान चला है, ऊपर भी फ्रिक्शन, नीचे भी फ्रिक्शन और बीच में कंडक्टिंग पाथ हो गया है क्योंकि मॉइस्चर है। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। विद्युत धारा को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले आपको विभव और विभवांतर समझना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनात्मक के लिए लंबवत बाहर की ओर होती है, और अगर ये ऋणात्मक आवेश रहा तो किसने सोचा होगा कि ऐसा ही बनेगा? तो ध्यान रखना, सब चीज को लिखवाया नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो आप देख लेना, बताया तो जा सकता है। हम सबसे पहले परीक्षण आवेश लेते हैं, टेस्ट चार्ज, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। ये कोई बहुत छोटा चार्ज को लिया जाता है, तो पूरा बुक जो है जिसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता है वो है 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनात्मक आवेश, धनात्मक 1 कूलम को टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा जो है वो बेस्ड है 1 कूलम के ऊपर, लेकिन टेस्ट चार्ज एक्सपेरिमेंटल चार्ज का मान्यता यह है कि इसका मान बहुत कम होना चाहिए। तो बुक ने ले लिया 1 कूलम, उसी के हिसाब से परिभाषा बना दिया, लेकिन जरूर नहीं है 1 कूलम। आप कोई क्यू नॉट वैल्यू भी ले सकते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्यू नॉट का वैल्यू जो है काफी कम है। क्यों कम है? ऐसा मत हो जाए कि इस 1 कूलम को से कोई बड़ा चार्ज है उसको ला रहा हूं, इसके सामने लाया, इसी के विद्युत क्षेत्र को मॉडिफाइड कर दिया, क्योंकि खुद का भी तो ताकत है ना उसका, उसके भी तो चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसका विद्युत क्षेत्र इतना कमजोर होना चाहिए कि इसको डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए उसको छोटा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को लाना है आपको ए बिंदु का विभव चाहिए, बिंदु ए का क्या चाहिए? विभव चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो बोलता है एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने में जो आप कार्य करेंगे, कहां से अनंत से कहां लाए हैं? ए तक लाने में जो कार्य करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? ए का विभव है। हमेशा इसको बाहरी क्षेत्र कहा जाएगा क्योंकि इसका खुद का भी क्षेत्र है, तो बाहरी क्षेत्र इससे बोलते हैं कि इसके क्षेत्र के कारण कोई भी विभव नहीं होता है, दूसरे क्षेत्र के कारण हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जिसके लिए हम सोर्स लिए हैं, यहां पता करना है। तो बोलता है, क्या बोलता है कि अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को बाहरी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को बिंदु ए का क्या माना जाएगा? विभव माना जाएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है सर, अनंत से ही क्यों लाया गया? भाई मुझे ऐसे जगह से लाना है जहां इसका प्रभाव ना हो।
अब इसका प्रभाव जा कहां खत्म हुआ होगा, तो मैं कहां से लाया, समझ रहे क्या? क्योंकि अनंत के विभव को शून्य माना जाता है, इसलिए मजबूरन, क्योंकि इसके क्षेत्र में लाता तो विभवांतर हो जाता हो, मेरे को इसके बाहर से, इसके प्रभाव से बाहर से लाना है, इसलिए परिभाषा में लिख दिया अनंत। ऐसा सच में नहीं है कि बाइक लिए अनंत चले गए, समझ रहे क्या? इसके अनंत बोलने का उसका मतलब है कि इसके प्रभाव से बाहर से लाना है। अब मान लीजिए एक और बिंदु ले लेते हैं बी, इसी क्षेत्र में। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है उसी को दोनों बीच का विभवांतर कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या एकांक को हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे। आपका मन नहीं है तो ऐसा लिख दीजिए, ठीक? आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, VAB इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू, जहां पर Q0 का है टेस्ट चार्ज है, यही तो बोला गया है। अगर ये 1 हो जाए तो ये दोनों आपस में, समझ रहे क्या? तो आपको ऐसा बोल दे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर ये 1 हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसा भी चलेगा। कार्य प्रति एकांक आवेश को ही विभव कहते हैं, कार्य प्रति एकांक आवेश को ही विभवांतर कहते हैं, बशर्ते यहां का कार्य है अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, यहां का कार्य है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर बिंदु ए से जा रहे हैं बिंदु बी पर, तो बी का विभव माइनस ए का विभव होगा, जहां जा रहे हैं फाइनल का विभव माइनस प्रारंभिक का विभव। कुल मिला के विभव जो है वो बताता है कि इस चार्ज का वहां प्रभाव कितना है। जितना दूर जाते जाएंगे विभव क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। इस चार्ज से जितना दूर जाऊंगा विभव उतना कम होगा, ऋणात्मक के जितना दूर जाऊंगा विभव उतना बढ़ेगा। समझ रहे क्या? गड़बड़ी मत करना। चार्ज से छोटा छोटा सवाल बना दिया, ऐसे चार्ज बना दिया, बताओ ये ऋणात्मक है, इसको यहां से यहां ले गया तो विभव कम होगा कि ज्यादा होगा? धनात्मक आवेश हमेशा, ऐसे याद रखना, धनात्मक आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ भागेगा और ऋणात्मक आवेश हमेशा कम से ज्यादा की ओर। यहां पर धनात्मक आवेश रखता तो इसे भागता है ना, धनात्मक धनात्मक रिपेल, तो जाता विभव से कम विभव, और ऋणात्मक रखता तो और खींच लेता, तो कम विभव से और ज्यादा विभव की तरफ होता है। समझ रहे क्या? कभी कभी क्या ऋणात्मक बना दिया और एक प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन को यहां से यहां ले गए, तो बताओ विभव बढ़ा कि विभव घटा? तो धनात्मक का आप ध्यान रखिए, एक धनात्मक वाला बना लीजिए और धनात्मक को सोच के देखिए, हाँ ये तो दूर भागेगा तो ज्यादा विभव से कम विभव, उसको उल्टा दे दीजिए निगेटिव चार्ज में। समझ रहे क्या? बढ़े आगे। अब देखिए इसका इकाई देखें, चाहे दोनों में से किसी का, दोनों का इकाई सेम होता है वोल्ट, ये हो जाएगा इकाई किसके बराबर? कार्य का क्या होता है? जूल, आवेश का कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक? इसका भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा। जैसे उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है? अधिक ताप से, मतलब उष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर चाहिए, ताप में अंतर चाहिए जिसे तापांतर कहते हैं। पानी का प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह के लिए विभव में अंतर चाहिए जिसको क्या कहते हैं? विभवांतर। तो हम बैटरी से यही करते हैं। ऐसा नहीं कि बैटरी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो उड़ के जा रहा है, बैटरी का काम है विभवांतर दो, विभवांतर जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन चालक का खुद का है, कोई चालक क्यों है? देखिए मैं अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी को टच कर दूं तो मुझे कोई करंट लगेगा क्या? नहीं, लेकिन अगर लोहे का रॉड पकड़ लूं तो मजा ही आ जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या नहीं है और लोहे में ऐसा क्या है जो उसको चालक बना दिया और ये चालक नहीं है? वीडियो शूटिंग हो रहा है इसलिए मजबूर हूं मैं, नहीं तो पर्सनली आपके पास आया रहता। चलिए एक बार सुन लीजिए 5 मिनट में। देखिए पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में 3 तरीके के एलिमेंट मुख्य रूप से हैं। एक तो है धातु, एक है अधातु, और बीच में है उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। अब इसी को चालकता के आधार पर देख रहे हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से याद आया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बिरयानी कहाँ का फेमस है? हैदराबाद। आगे पिंक सिटी किसे कहते हैं? ये दोनों नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो है इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर। ठीक है, कारण सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज होता है। और हमारा आईटी हब कौन सा है? बेंगलोर है,
इसलिए उसको इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं। बहुत जबरदस्त सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, सेंसर, डायोड, है ना, रेक्टिफायर, ये सब में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। कभी जीवन में पढ़े होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा कुछ। खैर हम कहाँ थे? हाँ, अब देखिए मुख्य रूप से जितने भी मेटल हैं सब चालक हैं मुख्य रूप से, मोटे मोटे तौर पे। और जितने नॉन मेटल है मुख्य रूप से सब क्या है? कुछ चालक है, बैड कंडक्टर है। इसका मतलब धातुओं के पास कुछ तो अलग प्रॉपर्टी है जो उसको चालक बनाए, और धातु के पास कुछ और प्रॉपर्टी है जो उसको अचालक बनाए। धातु जितने भी हैं सबके आखिरी वाले सेल में, ऑर्बिट में, कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से हल्का रूप से बद्ध होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। अधातु के आखिरी वाले सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलकर बहुत ज्यादा चार्ज बना लेते हैं, तो न्यूक्लियस से प्रबल रूप से, जैसे ही आप किसी तार को या चालक को विभवांतर मिलता है तो अगर धातु रहा तो आखिरी वाले सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गए और गति करने के लिए तैयार। इसलिए हम कहते हैं कि चालक वो है जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो विभवांतर देने पर प्रवाह कर सके, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सच बात यह है कि शुरू से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, जैसे ही आपने बैटरी लगाया तुरंत इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। लेकिन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चालक है, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो आप कितना भी विभवांतर देना है, कितना बड़ा बैटरा लगा लीजिए, ये जो नॉन मेटल है उसका 5, 6 या 7 पिघला दीजिए, उसको मार तोड़ जो करना कर लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉन कभी बाहर आने वाला। और यही दोनों इनको क्या बनाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है मेटल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है नॉन मेटल। जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसका 287, इसने एक दिया, इसका भी अष्ट पूरा हो गया, इसने एक लिया, इसका भी अष्ट पूरा हो गया। तो ये जो रिएक्शन किए हैं ये स्टेबल होने के चक्कर में किए हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन देने वाले पे प्लस ने माइनस को देखा, माइनस ने प्लस को देखा, मजा ही आ गया। तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है उसी का नाम है बॉन्ड, बंध। तो देखिए इसको बोलते हैं आयोनिक बंध, है ना। उसके लिए एक मेटल चाहिए और एक नॉन मेटल चाहिए, तभी यह संभव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन रिसीवर चाहिए। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने की जरूरत पड़े, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आखिरी वाले सेल में, 4 कोई लेने वाला भी नहीं है, 4 कोई देने वाला भी नहीं, तो क्या उन्हें बॉन्ड बनाने का हक नहीं है? लेकिन वो सहभाजन से बनाएंगे, शेयरिंग से बनाएंगे। समझ रहे क्या? शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे CH4 मीथेन, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को अपना माना और अपने 4 इलेक्ट्रॉन को उसको मानने दिया। इससे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो जाता है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से और शेयरिंग में मिल गया, टोटल हो गया 8। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो काफी वीक होता है, इसलिए वो मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, या कुछ हद तक लिक्विड तरल अवस्था में मान लीजिए, ठोस में नहीं पाया जाएगा। आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो कौन से अवस्था में पाया जाएगा? ठोस में पाया जाएगा। बढ़े आगे। कितना बजे चालू हो, कितना देर हो गया देखो, ज्यादा समय ले लिए क्या आज? फ्लो में हो गया। नेक्स्ट टीचर वेट कर रहे होंगे शायद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना।